नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। 1971 जैसा होगा हाल, संसद में ही पाकिस्तानी ने शहबाज की बजा दी बैंड। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले लालू यादव जाएंगे जेल, बन रहा है अजब संयोग, क्या करेंगे तेजस्वी यादव, ये आपको बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी का भरोसा, सीएम नीतीश का चेहरा और सध जाएगा अंग का सियासी समीकरण। आगे आपको बताएंगे कि टीवी, एसी, सोफा सब कुछ चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। बीजेपी विधायक ने लगाया चोरी का आरोप, कहा दरवाजे और पंखे तक नहीं छोड़े। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि गुजरात में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की शर्मनाक हार, सपा के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े, 1971 जैसा होगा हाल, संसद में ही पाकिस्तानी ने शहबाज की बजा दी बैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी है, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा किया कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो यूएन उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे सकता है। और इसके अलावा सेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसला करते हैं जिसे सरकार को मानना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव जाएंगे जेल, बन रहा है अजब संयोग, क्या करेंगे तेजस्वी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर राज्य की राजनीति में तूफान आ गया है। लालू को लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक दिन लालू यादव को भी कर्पूरी ठाकुर की तरह भारत रत्न मिलेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने जहां घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से लालू यादव को लेकर जो खबर आ रही है, उससे उनके शुभचिंतकों की चिंता बढ़ सकती है। साल 2022 में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में एफआईआर दर्ज किया था। पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी थी और इसके बाद से ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई थी। और इस मामले में लालू यादव के अलावा उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित परिवार के और सदस्य भी आरोपी हैं। इस मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को सुनवाई कर सकती है और शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी का भरोसा, सीएम नीतीश का चेहरा और सज जाएगा अंग का सियासी समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर पहुँच रहे हैं, जहाँ वो किसान संवाद समारोह में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी साल में एनडीए के लिए अंग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का रास्ता आसान बना दे। इसकी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री के लिए भागलपुर कितना महत्व रखता है, आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय बजट में भागलपुर के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, जो आने वाले समय में भागलपुर की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल भागलपुर कई दृष्टि से प्रसिद्ध है, शिक्षा से लेकर कतरनी चावल, भागलपुर का दूधिया मालदा आम, जर्दालू आम की विशेषता सहित भागलपुरी सिल्क से भागलपुर और बिहार की खास पहचान भी बनती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए भी बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार कई उपाय कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टीवी, एसी, सोफा सब कुछ चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। बीजेपी विधायक ने लगाया चोरी का आरोप, कहा दरवाजे और पंखे तक नहीं छोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। पटपरगंज से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रवि नेगी ने दावा किया है कि सिसोदिया अपने विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे और साउंड सिस्टम सहित तमाम सरकारी सामान चुरा कर ले गए। नेगी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए सिसोदिया को नोटिस भेजने की बात कही है। दोस्तों, रवि नेगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था। पटपरगंज के विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे और अन्य सामान चुरा कर ले गए। भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं और जनता के हक की रक्षा के लिए हम इन्हें बेनकाब करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की शर्मनाक हार, सपा के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। जूनागढ़
महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बड़ा जनमत मिला है। 68 नगर निगमों में से अब तक 57 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 54 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बाकी 11 नगर निगमों की मतगणना जारी है, जिनमें से अधिकांश पर बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। जानकारी के अनुसार नगर पालिकाओं में बीजेपी ने 653 सीटें हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 60 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 44 सीटें हासिल की हैं और बसपा ने 5 सीटें जीती हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं और अन्य ने 4 सीटें जीती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत विरोध से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिलिस्तीन के लिए बुलाई गई OIC की बैठक में अलापा कश्मीर का राग और उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना जहरीला राग छोड़ा है। शहबाज सरकार ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक में भारत के खिलाफ जहर उगला और कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में OIC राजदूतों की फिलिस्तीन पर एक विशेष बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन में तैनात होंगे भारत और चीन के 1 लाख सैनिक, जेलेंस्की के शांति सेना के प्रस्ताव पर चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत अपने देश के लिए सुरक्षा गारंटी मांगी है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन में सैनिकों की शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। पूर्व चीनी कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट झाओ बो ने कहा कि उनके देश के सैनिक रूस यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने भारत के रोल को भी इसके लिए अहम कहा है। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देश के साथ मिलकर यूक्रेन में काम करें तो ये कारगर साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आधी रात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अफगानिस्तान के पख्तिया और खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक की सूचना मिली है और साथ ही नंगरहार के लालपुर जिले में सीमा पर अफगान तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी बलों के बीच झड़प हो गई है। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर के दोनों ओर TTP के ठिकानों को निशाना बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा ने बाहर तो CM योगी ने विधानसभा में दिखाई तेवर, बोले मौलवी मौलाना का प्रदेश नहीं बनने दूंगा यूपी को। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन मंगलवार को हंगामेदार रहा। एक और मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान गले और हाथों में बेड़ियां डाले सदन के बाहर दिखे, तो वहीं CM योगी ने अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के विरोध का सदन में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और बाकी जनता उर्दू पढ़कर मुल्ला मौलवी बने। हम इसे कठमुल्लों का प्रदेश नहीं बनने देंगे। 20 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी बोली को लेकर हुई भारी बहस, CM योगी का बयान आया सामने, सपा को बताया दोहरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष पार्टियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर CM योगी काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने सदन में ही सपा पर जमकर निशाना साधा और सपा का दोहरा चरित्र बताया। CM योगी ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। CM योगी ने जमकर सपा पर निशाना साधा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समय आया कि अब भारत को मिले ओलंपिक की मेजबानी, नीता अंबानी ने अमेरिका जाकर की आवाज़ बुलंद। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों का जोरदार समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वार्षिक इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में बोलते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला और असमानता को दूर करने की आवश्यकता बताई। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 9 ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुकी है, लेकिन भारत अब तक अपवाद बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुरु ग्रंथ साहिब कतर के
कब्जे में नहीं, 85 भारतीयों को मिली माफ़ी। भारत से रिश्ते पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब कतर के कब्जे में है। अगस्त 2024 में जब ये सवाल आया था तो भारत सरकार ने कतर से ये मुद्दा उठाया था और वहाँ जब्त गुरु ग्रंथ साहिब कतर ने तुरंत वापस लौटा दिया। अब कतर अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत पहुँचे तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा है और इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ साफ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर के अधिकारियों के कब्जे में कोई गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है और कतर के साथ भारत का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर है। कतर के अमीर को पीएम की तरफ से रिसीव करना दिखाता है भारत और कतर के बीच किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की अगर ज़्यादा सीटें आई तो नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, एनडीए का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जीत के बाद वही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन की रणनीति तक 2020 के फॉर्मूले पर ही बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। अगर बीजेपी को अधिक सीटें आती हैं फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। दोस्तों, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू, पीएम मोदी का वादा, एलजी का आदेश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान यमुना नदी की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा थी। चुनावों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना समय गवाए यमुना को साफ करने का काम शुरू कर दिया और नई सरकार का गठन अभी बाकी है। लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना और राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के बाद रविवार को यमुना सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में कचरा हटाने वाले उपकरण, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेज यूटिलिटी यूनिट लगाई गई है। दोस्तों, उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार यमुना को साफ करने के लिए 4 आयामी रणनीति बनाई गई है। यमुना नदी में मौजूद कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा। वहीं नजफगढ़ नाले, सप्लीमेंट्री नाले और अन्य प्रमुख नालों की सफाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने मोदी के हवाले कर दिया बांग्लादेश, इस्लामिक गुटों की अब बढ़ जाएगी टेंशन और मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है। पीएम मोदी के साथ एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिसने ढाका के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खासतौर से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और उनका समर्थन कर रहे दक्षिणपंथी इस्लामी दलों की फिक्र बढ़ी है। ट्रंप ने बांग्लादेश में भारत के कदम को समर्थन करने का संकेत दिया है जिससे नई दिल्ली के विरोधी यूनुस की टेंशन बढ़ सकती है। स्वराज्य मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ेंगे। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका बांग्लादेश में शामिल नहीं होना चाहता और भारत के साथ चलेगा। ट्रंप के इस रुख ने यूनुस सरकार और देश के इस्लामवादियों के गणित को बिगाड़ दिया है जो भारत विरोधी हैं और ये भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूहों का समर्थन करके दिल्ली के सामने मुसीबत खड़े करने की कोशिश करते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे बीजेपी के 3 नाम। रामलीला मैदान में हो सकता है 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ दोस्तों, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। 20 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं और 19 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में आयोजित किया जा सकता है और दिल्ली में अभी तक सीएम पद पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन 3 नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं। दिल्ली के सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अभी तक किसी भी राज्य में वर्तमान में बीजेपी की कोई महिला सीएम नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीएम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। रेखा गुप्ता शुरू से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं और उसके बाद भाजपा में शामिल हुई। वो शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। रेखा गुप्ता आरएसएस से बचपन से ही जुड़ रही हैं और ऐसे में महिला चेहरा, आरएसएस से जुड़ाव और शुरू से बीजेपी की कार्यकर्ता, तीनों ही फैक्टर रेखा गुप्ता के पक्ष में है। दिल्ली सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से दूसरा सबसे बड़ा नाम आशीष सूद का है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं
और वो पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में पंजाबी वोटर अधिक संख्या में हैं और बीजेपी पंजाब में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये एक बड़ा वैश्विक आयोजन, 120 से अधिक देश ले रहे भाग, पीएम मोदी ने की भारत टेक्स की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत टेक्स का दूसरा सत्र भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। भारत टैक्स हमें हमारी परंपरा के साथ साथ विकसित भारत की भी झलक दिखाता है। हमने जो बीज बोया है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2025 में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से बातचीत की और उन्हें प्रदर्शनी के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत टैक्स एक बड़ा वैश्विक आयोजन है, इसमें 120 अधिक देश भाग ले सकते हैं। बता दें कि भारत टैक्स 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में इसको किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, सोरोस की फंडिंग से जुड़ी कांग्रेस और विपक्ष की साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान को गंभीरता से उठाया और कहा कि ये भारत की अस्मिता और शहीदों का अपमान है। उन्होंने सैम पित्रोदा की तरफ से चीन को दुश्मन न मानने की बात को निंदनीय बताया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के विदेशी संबंधों और चुनाव में विदेशी फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स ने 2011 में भारत में एक समझौता किया था और ये समझौता इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ हुआ, जो चुनाव आयोग से जुड़ा संगठन है और इस फंडिंग में कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नाम की संस्था भी शामिल थी, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत में बढ़ेगा रोजगार, चीन की मुश्किलों में होगा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक ले जाना चाहते हैं और दोनों देश इस साल एक मिनी ट्रेड डील भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील होने पर भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा जैसे रोजगार परक सेक्टर को बड़ी ताकत मिल सकती है। इससे भारतीय वस्तु निर्यात को मदद मिलने के साथ देश में रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका सर्विस सेक्टर पर आधारित अर्थव्यवस्था है और वहां की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सेदारी 80% से अधिक हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद, हादसों के बाद सचेत हुआ प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है और यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेनों में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन के अनुरोध पर रेलवे ने संगम रेलवे स्टेशन बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन 17 फरवरी से 28 फरवरी तक बंद रहेगा और प्रयागराज में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से संगम रेलवे स्टेशन मेला क्षेत्र के करीब स्थित है। बता दें कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और इससे पहले ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शहर के भीतर और बाहर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण से शहर और उसके आसपास के इलाकों में जाम देखा गया था। हालांकि इस समय ट्रैफिक व्यवस्था ठीक चल रही है और कुछ जगहों पर ही जाम की स्थिति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील, महाकुंभ में यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में दे सहयोग। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था का महापर्व है, जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में सभी का सकारात्मक सहयोग इस आयोजन की सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वो अपने वाहनों को सड़कों पर खड़े ना करें, बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, जिससे सभी को पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सुगम अवसर मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वो भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें, ताकि सभी श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से स्वयं स्वच्छता का पालन करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस्लामाबाद बैठक
बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। ट्रंप मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान में टेंशन, बड़े बदलाव की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है और इस दौरे ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। खासतौर से पाकिस्तान की चिंता इस दौरे से बढ़ी है और इसी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते का हालिया समय में अनिश्चितता का दौर में होना है। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत की नज़दीकी पर चिंता जताई है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से F-35 फाइटर जेट भारत को देने के ऑफर ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ाई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने रविवार के अपने संपादकीय में इस पर चर्चा की है। डॉन के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमलों और पठानकोट घटना के दोषियों को सजा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान विरोधी एस पॉल कपूर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है।